अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होपफुली बहुत अच्छे से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चे याद रखिएगा, ये जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं ये एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको MD कैट और ई कैट के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि हम इस लेक्चर के अंदर बुक्स से आउट भी थोड़ा क्रिएटिव चीज़ें या MD कैट के कुछ रिलेटेड चीज़ें स्टडी करेंगे। सबसे पहले बच्चे हमने ये कहा कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने कहा सर 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर एक ऐसा मोशन जो 2 डायमेंशनल हो, ठीक है, 2 डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल आगे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है। 1 डायमेंशन का ये मतलब होता है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। जिस तरह अभी ये मार्कर गिरा था लकीली, तो ये एक ही डायरेक्शन में गया था। तो हमने कहा इसका मोशन कौन सा है? इसका मोशन 1 डायरेक्शन में है, 1 डायमेंशन में है। इसी तरह फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है तो वो सीधी जा रही है स्ट्रेट पाथ में, तो उसकी मोशन भी कौन सी होगी? 1 डायमेंशन होगी। लेकिन प्रोजेक्टाइल के केस में ऐसा नहीं है, हम बोल रहे हैं 2 डायमेंशन, मतलब बॉडी ने आगे भी जाना है और ऊपर भी जाना है। इससे पहले कि हम डेफिनेशन को स्टडी करें बच्चे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जब आप भाग रहे होते हैं और आप जंप करते हैं, तो यूं आप जंप करते हैं लाइक दिस। आपका मोशन कैसे होता है? आपका मोशन लाइक दिस होता है, ऐसे। तो आपने जो जंप किया, आप आगे भी जा रहे हैं और ऊपर भी जा रहे हैं, आगे भी और ऊपर भी। इस मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसके अलावा बच्चे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है और वो किक करता है फुटबॉल को, तो फुटबॉल आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है, तो ये मोशन भी कौन सा है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपने कभी बास्केटबॉल देखा हो, तो वो जो प्लेयर होता है वो बॉल को यूं जंप करके ना यूं फेंकता है, यूं, तो बॉल कैसे जाता है? यूं जाता है लाइक दिस, और उस बास्केट में से होता हुआ नीचे। तो उस बास्केटबॉल के अंदर उस बास्केटबॉल गेम के अंदर जो बॉल का मोशन है वो भी कौन सा है? सर प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इसी तरह बच्चे मिसाइल है, वो लॉन्चिंग पैड के अंदर है या टैंक से कैनन गोला निकलता, तो वो कैसे जाता है? यूं जाता है लाइक दिस। इसी तरह एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है, जब हिट करता है बैट के साथ तो वो बॉल यूं जाता है लाइक दिस। इसी तरह एक फील्डर है, वो जब बॉल को थ्रो करता है तो बॉल बच्चे कैसे जाता है? यूं जाता है लाइक दिस। तो ये कौन से मोशन है? ये जितने भी एग्जांपल्स आपको दिए जा रहे हैं ये सारे प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप एक पत्थर उठा के फेंकते हैं लाइक दिस, तो पत्थर कैसे जाता है? यूं जाता है लाइक दिस। तो ये कौन सा मोशन है? ये सारे मोशन कौन से हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमें सर कुछ एग्जांपल्स तो दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो मैं 2-3 लिख भी देता हूं यहाँ पे। उसके बाद और भी बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं फुटबॉल, ए फुटबॉल किक्ड बाय अ प्लेयर, ए फुटबॉल किक्ड बाय। यूं करते हैं हम, प्ले क्यों करें कि आपने एक फुटबॉल को क्या किया? किक किया। इसके अलावा और एग्जांपल हम दे सकते हैं बैट्समैन हिट्स द क्रिकेट बॉल। वो क्रिकेट बॉल, कोई टेनिस बॉल या हार्ड बॉल कोई भी हो सकता है, उसको वो हिट करेगा। वो भी किस में आएगा? प्रोजेक्टाइल की मोशन में एग्जांपल आएगा। A missile fired from launching pad। ठीक हो गया। तो बच्चे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बेटा, कोई एक एग्जांपल तो है नहीं। आप डेली लाइफ के अंदर जो जहां से एग्जांपल मिलता है उठा के उसको इधर प्लेस कीजिए। तो हमको ये बात समझ आ गई। अब हम ये कहते हैं कि ठीक है सर, हमें एग्जांपल्स तो समझ आ रही हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब हम ये कहते हैं कि वो जो पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल, उस पाथ को क्या कहते हैं? तो ये बात बच्चे अच्छे से अपने माइंड में बिठाइए कि द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। वो जिस रास्ते पे आपने जंप किया, वो जिस रास्ते पे फुटबॉल गया, वो जिस रास्ते पे टेनिस बॉल गया, वो जिस रास्ते पे बुलेट जाती है जब वो गन से क्या होती है? निकलती है, वो रास्ता, उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, the path followed by the projectile is called
ट्राजेक्ट्री। याद रखिएगा बच्चे, वो रास्ता या वो पाथ, जिस रास्ते या पाथ को क्या करता है हमारा ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, उसको हम ट्राजेक्ट्री बोलते हैं। और वो पाथ कैसे होगा? डैट इज़ लाइक पैराबोला। बच्चे ये बात भी अपने माइंड में बिठा लीजिए, पैराबोला, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? वो उस पाथ जो इस शेप में बनता है लाइक दिस, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, वो जिस रास्ते को फॉलो करेगा, डैट इज कॉल्ड ट्राजेक्ट्री। वो बनेगा पाथ कैसे? लाइक पैराबोला। पैराबोला ये शेप होता है जो मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक, अब इसी तरह बच्चे फॉर एग्जाम्पल हम इसको थोड़ा सा मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते हैं। हम कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंकते हैं उसको क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हम फेंकते हैं, डैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चे, द ऑब्जेक्ट विच वी थ्रो, द ऑब्जेक्ट विच वी थ्रो या ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन, विच इज थ्रोन, जो फेंका जाता है, that is called प्रोजेक्टाइल। बच्चे वो ऑब्जेक्ट जिसको हम फेंकते हैं, ठीक है, थ्रो करते हैं, उस फेंके जाने वाले ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने फुटबॉल को थ्रो किया तो फुटबॉल प्रोजेक्टाइल है, हमने हार्ड बॉल को फेंका तो वो प्रोजेक्टाइल है, हमने बास्केटबॉल को फेंका तो वो प्रोजेक्टाइल है, हमने जंप किया तो हम खुद प्रोजेक्टाइल है, हमने पत्थर फेंका तो पत्थर प्रोजेक्टाइल है। हर ऑब्जेक्ट जो 2 डायमेंशन में जा रहा है, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस भी और अलॉन्ग द वाई एक्सिस भी, उस फेंके जाने वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? सर, उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अब बच्चे हमको ये भी क्लियर हो गया, एग्जाम्पल्स, ट्राजेक्ट्री, पैराबोला एंड फाइनली प्रोजेक्टाइल, ये 4 चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। सर अब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या है? तो इसको मजीद हम समझते हैं। हमने डिफाइन तो इसको किया हुआ है कि 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कि एक ऐसा मोशन जो 2 डायमेंशन में हो लेकिन किसके ज़ेरे असर हो, किसके मातहत हो रहा हो, ड्यू टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो किसकी वजह से हो? ग्रेविटी की वजह से हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम देखते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है या मजीद वहाँ पे जाके। अब हम सबसे पहले बच्चे के केस स्टडी करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने थ्रो किया। जब हमने उसको थ्रो किया, याद रखिए हमने उसको क्या किया? थ्रो किया। ये बात आपको अभी समझ आएगी, ये डेफिनेशन जो है, ज़रा थोड़ा सा आगे चलिए। हमने जब उसको यहाँ से ये थ्रो किया, मैं किसी ऊंची जगह पे खड़ा था या मान लो यहाँ पे खड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने थ्रो किया। तो जब बच्चे मैंने थ्रो किया तो ये इसने ये पाथ फॉलो किया। इस पाथ को तो हम ट्राजेक्ट्री ही बोलेंगे, इस मार्कर को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। इज इट क्लियर? अब हम कह रहे हैं कि क्या हुआ, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये सिर्फ आगे गया। सिर्फ कहाँ गया? आगे गया। तो इसकी इनिशियल में, स्टार्ट में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जिसको हमने VIX बोला। लेकिन स्टार्ट में इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? आपको क्लियर नजर आ रहा है कि स्टार्ट में इसके पास कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी, सिर्फ कौन सी वेलोसिटी थी? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, और वो कौन सी थी? VIX। अब हमने यहाँ पे ये एग्जम्पशन क्रिएट की है कि सपोज मानते हैं सर देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, जब मैंने इस मार्कर को फेंका तो आगे से कोई एयर मौजूद नहीं है, कोई हवा मौजूद नहीं है। तो बच्चे देखिए, गाड़ी जब सीधे ट्रैक पे जा रही है, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, उसके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं है, तो उस गाड़ी की क्यों क्या ज़रूरत है तेज़ या स्लो होने के लिए? वो उसी स्पीड में रहेगी, उसी वेलोसिटी में रहना चाहेगी। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि हमने जब इस सब्जेक्ट को थ्रो किया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको एक चीज़ डिस्टर्ब कर सकती थी, और वो क्या थी? फोर्स थी। लेकिन कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स, जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती थी। तो जब हमने सपोज किया कि एयर है ही नहीं, तो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बेटा अब कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं लगने वाली। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर बच्चे कोई फोर्स नहीं लगने वाली, F इज इक्वल टू ma होता है, तो F की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ F की वैल्यू 0 हो गई। तो अब या तो m 0 या तो a 0। बच्चे m तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है क्या? 0 है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन 0 है। किसके लिए? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए। तो जब हमने इस सब्जेक्ट को थ्रो किया तो बच्चे इसके पास इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। अलोंग द एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन कितना है? 0। लेकिन इसकी जो एक्सेलरेशन क्यों 0 है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे भी VIX, यहाँ पे भी VX, यहाँ पे भी VX और यहाँ पे भी VX। तो एक बात अपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब बात करते हैं डाउनवर्ड की।
ये हमने जब फेंका तो इनिशियल में तो ये ऐसे गया, फिर यूं डाउनवर्ड हो रहा है, तो अब ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके ऊपर बच्चे ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लग रही है। ग्रेविटी क्या होती है? अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर विद स्पेसिफिक फोर्स एंड वैल्यू ऑफ दैट फोर्स इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चे ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपने मरकज की तरफ खींचती है खास फोर्स के साथ, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक, तो हमने ये कहा कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी है? जी। तो हमने कहा कोई भी ऐसा मोशन जिसमें हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट हो और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब जी क्या हो, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, वो लग रहा हो, तो हम कहते हैं इस मोशन को टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, मीन प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो अब ये डेफिनेशन लिख लीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये बात चेक कर ली कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास एक्सेलरेशन है। कौन सा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस केस के लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं। ये वाला डिस्टेंस जो है इसको मान लेते हैं x, जो ये प्रोजेक्टाइल आगे चला, और ये वाला डिस्टेंस इसको मान लेते हैं ये कितना है सर, ये वाला y है। तो ये भी हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके लिए बच्चे हम कुछ इक्वेशन यूज़ करेंगे। हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इक्वेशन पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको इक्वेशन आती भी होगी। s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इज इट क्लियर? इसको फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, और दूसरे में हम इसको किसके लिए कर लेते हैं, वर्टिकल के लिए। VIT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब बच्चे देखें यहाँ पे जरा समझिएगा, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए तो इसके साथ भी x, VIX, तो यहाँ पे भी AX हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। इधर वर्टिकल के लिए तो इसके साथ भी y, इसके साथ भी y और इसके साथ भी y। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, SX हॉरिजॉन्टल जो फासला कवर करेगा प्रोजेक्टाइल, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, x से, इज इक्वल टू VIX। बच्चे VIX तो इनिशियल में था, स्टार्ट में था, VIX इंटू क्या 30 प्लस क्या एक्सेलरेशन था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं था। एक्सेलरेशन उस वक्त होता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। तो बच्चे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी, एक्सेलरेशन 0 था, हमने फाइंड किया था। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो बच्चे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, VIX इंटू टी। इसको आप बोलते हो इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? इसको हम एक और रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, S इज इक्वल टू VT से। S क्या बच्चे, X है, VI हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसको VIX बोलते हैं, और T। तो ये वही बात है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, चाहे आप इससे करें या चाहे आप उस रिलेशन से करें, आपकी मर्जी। अब हम वर्टिकल की, तो बच्चे वर्टिकल के लिए जो हमारे पास ये वाला फासला है वो कितना है, Y इज इक्वल टू VIY कितनी है बच्चे? तो इनिशियल में आप देखें कि स्टार्ट में हमारे पास वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, वो तो 0 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, जी, क्योंकि ए किसके इक्वल होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के जी के। वर्टिकल डायरेक्शन में हमने कहा ए की फोर्स लग रही है, और कौन सी लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। इज इट क्लियर? और कोई फोर्स नहीं लग रही। तो हमने ए को किससे रिप्रेजेंट कर लिया, रिप्लेस कर लिया जी से, और साथ क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। इसको हम बोल देते हैं बच्चे इक्वेशन 2। इज इट क्लियर? तो ये दो इक्वेशंस बच्चे आप सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब बच्चे हमने ये पहला केस किया, अब हम सेकंड केस में क्या करने वाले हैं। सेकंड केस में हम यहां पे ये करेंगे, हमने कहा कि आप मानते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट को ना यहां से, यहाँ ओरिजिन से फेंका, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, VI है। जब हमने इसको थ्रो किया तो बच्चे ये आगे जा रहा था, यूँ आगे भी और ऊपर भी। तो हम इसको अगर इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये वाला VI cos थीटा, क्योंकि बच्चे आपको पता है जिस साइड पे एंगल थीटा बन रहा है उस साइड पे क्या आता है, cos, और जो परपेंडिकुलर के सामने वो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा उस साइड पे, ये तो हाइपोटेनियस हो गया, और ये क्या हो गया, VI sin थीटा। तो इस बच्चे VI वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट जो इसको
इसको आगे लेके जा रहा है। ये वी आई cos थीटा हिस्सा तो v का है, वी आई का है, लेकिन इसकी डायरेक्शन वो नहीं है जो वी आई की है। इसका जो अफेक्ट है, इसका जो असर है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। ये वी आई साइन थीटा हिस्सा तो बच्चे वी आई का है, लेकिन इसका अफेक्ट प्योरली वो नहीं है जो वी आई का, इसका अफेक्ट अलोंग द वाई एक्सिस है, अलोंग द वर्टिकल एक्सिस है। इसी तरह बच्चे अगर यहाँ पे ये वेलोसिटी है, मान लेते हैं इस जगह पे जो वेलोसिटी है ये, तो इधर भी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे? दो, एक ये वाला और ये वाला कौन सा होगा? ये हॉरिजॉन्टल वाला वी आई cos थीटा, और ये वाला क्या होगा? वी आई साइन थीटा। अब जब हम इस पॉइंट की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे, मैंने पहले बोला था कि एमडी कैट स्टूडेंट्स जरा ख्याल रखें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वी आई एक्स तो है, यहाँ पे वी एक्स, चलिए वी आई एक्स नाम आ कहें, सिर्फ वी एक्स बोल दें, तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है कि नहीं? आगे तो जा रहा है, लेकिन क्या ऊपर जा रहा है? नहीं। यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई है? जीरो हो गई है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वी एक्स। और यहाँ पे एक्सेलरेशन मौजूद है जिसकी डायरेक्शन क्या है बच्चे? डाउनवर्ड है, क्योंकि ए को हमने किसके इक्वल लिया था? जी, तो जी तो हर जगह पे लग रहा है। तो बच्चे एट द हाईएस्ट पॉइंट याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सेलरेशन और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री एट द हाईएस्ट पॉइंट। एट द, ये एमडी कैट में अक्सर क्वेश्चन आता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? एक्सेलरेशन और जो हमारे पास वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, उसमें एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। फिर जब बच्चे हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये वेलोसिटी, तो फिर इसको हम क्या करेंगे? कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। कितने कंपोनेंट्स में? दो कंपोनेंट्स में, ठीक है, लाइक दिस सारी, ठीक है। ये वाला फिर कौन सा होगा? cos, और वो वाला कौन सा हो जाएगा? साइन। तो इस तरीके से हम मजीद आगे बच्चे चलते आएंगे। अब जरा बात को और से समझिए। तो हमने कहा कि हम इस केस के अंदर क्या देखना चाहते हैं बच्चे? वेलोसिटी देखना चाहते हैं। लेकिन एक और पॉइंट भी मैं आपको बच्चे एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से समझिए कि इनिशियली जब हम इसको थ्रो कर रहे हैं तो इसका जो वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, वहाँ पे वेलोसिटी जो अलोंग द वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है? वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेलोसिटी कौन है? वी आई साइन थीटा। आप इनिशियली देखें कि ये वाला जो कंपोनेंट है इनिशियली ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये क्या हो रहा है? इंक्रीज होना शुरू हो जाए। देखिए पहले हम यूं जा रहे हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे हैं, तो वाई वाला कंपोनेंट यूं स्टार्ट में क्या हो रहा था? कम हो रहा था, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो क्या हुआ? इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो आप ये भी बता सकते हैं कि सर जो वाई हमारे पास वी आई साइन थीटा है, ये स्टार्ट में क्या होता है? डिक्रीज होता है, बाद में क्या हो रहा होता है? इंक्रीज हो रहा होता है। इज इट क्लियर? और जो एक्स कंपोनेंट है वी एक्स, ये हर जगह पे सेम रहता है। जो इधर है वही इधर है, वही इधर है, वही इधर है, वही इधर है। वी एक्स जो है ये हर जगह पे सेम रहेगा, और जो वी वाई है, जो वी वाई है बच्चे, वी वाई कौन है? वी आई साइन थीटा, ये पहले इनिशियल में डिक्रीज होगा, बाद में क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में आप रखिएगा। जो हाईएस्ट पॉइंट होता है हमारे पास, वहां पे सिर्फ हमारे पास कौन सी वेलोसिटी होती है? वी एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी आई cos थीटा। यहाँ पे कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होती। कौन सी पॉइंट पे? एट द हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे, अगर कोई बंदा समझ रहा है तो देखिए, यहाँ पे एट द हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वी आई cos थीटा, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी जीरो नहीं होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल मौजूद है, वर्टिकल नहीं है, ठीक। तो वेलोसिटी मिनिमम यहाँ पे जरूर होगी, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगी हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मौजूद है, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। तो आप ये कहें कि जीरो है बच्चे, जीरो नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, हॉरिजॉन्टल मौजूद है। ये पॉइंट भी क्लियर कीजिएगा। बहरहाल बच्चे, हम थोड़ा बुक से बाहर चले गए ना, तो हम अपने केस पे आते हैं, वेलोसिटीज की बात करते हैं। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे बच्चे? हम ना वेलोसिटी चेक करना चाहते हैं। किसकी? इस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए, और वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस के लिए। तो बच्चे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। कौन सी सर? ये थी S इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी के लिए हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और दूसरे के लिए भी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये काम किसके लिए हो रहा है बच्चे? अलोंग द एक्स एक्सिस के लिए। तो हम इसके साथ लिख लेते हैं अलोंग द एक्स, ये भी एक्स एक्स, ये वाई के लिए तो वाई
y और यहाँ पे भी y। तो बच्चे देखिए VFX, तो VFX किसके इक्वल आएगा, VIX के। तो बच्चे यहाँ पे देखें VIX कितने हैं, तो हमने कहा ये वाला जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है VIX वो इक्वल है, VIX इक्वल होगा VI cos थीटा के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, VI cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता तो जीरो। तो VFX किसके इक्वल आ जाता है बच्चे, VIX के, और उसको हम यूं भी लिख सकते हैं VFX इज इक्वल टू VI cos थीटा। ठीक, इसको बच्चे क्वेश्चन आप क्या लिख लें, 3 लिख लें। और ये याद रखिएगा कि VIX और VFX इक्वल है, मतलब हर जगह पे जो वेलोसिटी VIX होगी वो VFX की क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब यहाँ पे जो है और जो यहाँ पे है, हर जगह पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इधर के लिए काम करते हैं, तो बच्चे VFY इज इक्वल टू VIY। तो बच्चे VIY वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा है जो हमने निकाला है, तो VIY जो है वो किसके इक्वल आया, VI साइन थीटा के। ये आप निकाल सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 में बच्चे हमने कंपोनेंट्स निकाले थे। प्लस AY बच्चे हमारे पास कौन सा एक्सेलरेशन, तो AY को की जगह क्या आ जाएगा, G 60। बॉडी अपवर्ड जाता है तो G की वैल्यू नेगेटिव होती है, और डाउनवर्ड आता है G की वैल्यू बच्चे पॉजिटिव। तो ये ऑब्जेक्ट जो हमने फेंका ये अपवर्ड जा रहा है, तो यहाँ G की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चे अगर हमने वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए रिलेशन क्या आएगा, VFY इज इक्वल टू VI साइन थीटा माइनस JT। इज इट क्लियर। और अगर हमने हॉरिजॉन्टल है तो वो क्या है, VFX इज इक्वल टू VI cos थीटा। तो ये बच्चे वो रिलेशन हैं जिनको हमको यहाँ तक अच्छे से समझना है। अब हम कहते हैं कि टोटल वेलोसिटी कितनी है, ये तो अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी है, VI cos थीटा, अलोंग द वाई एक्सिस कितनी है, VI sin थीटा माइनस GT। तो टोटल के लिए क्या होगा बच्चे, हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे, V इज इक्वल टू VI x का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर। अब VIX किसके इक्वल है बच्चे, VIX VFX की इक्वल है, तो उसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि वेलोसिटी हर जगह पे एक जैसी है, VIX जो है वो VFX भी होगी, तो VFX अलॉन्ग द एक्स एक्सिस के लिए, और VFY ये आ जाएगा बच्चे रिलेशन। इज इट क्लियर। तो हमारे पास टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए VFX का स्क्वायर प्लस VFY का स्क्वायर। इसी तरह बच्चे अगर हमने डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या यूज करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। तो बच्चे देखें परपेंडिकुलर कौन है, यहां पे इस जगह पे देखें, ये परपेंडिकुलर है, ये VI साइन थीटा, और VI साइन थीटा किसके इक्वल है, VI साइन थीटा बच्चे इक्वल है VIY के या VY के। हम इसको यूं मानते हैं VY के। बेस कौन है बच्चे, बेस हमारे पास VI cos थीटा, और वो किसके इक्वल है, VIX के। इज इट क्लियर। तो आपने थीटा निकालना है तो थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स VIY डिवाइडेड बाय VIX। इज इट क्लियर। या आप इस रिलेशन से निकालना चाहते हैं तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, VFY डिवाइडेड बाय VFX, फाइनल के लिए भी और इनिशियल के लिए। ठीक। तो बच्चे ये आपके लिए क्या आ जाएगा, एंगल आप निकालना चाहते हैं तो आप इसको यूं कर लीजिएगा, VFY डिवाइडेड बाय VFX। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक था यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास केसेस हैं काफ़ी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, द मैक्सिमम डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है अलॉन्ग द वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड हाइट, एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो मैक्सिमम करता है दैट इज रेंज, एंड टाइम जो वो टेकन करता है या लेता है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चे जो हम स्टडी करेंगे। होपफुली यहाँ तक कुछ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इन केस ऑफ सम प्रॉब्लम बच्चे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।